हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे चैप्टर 1 का। कथा आख्यान अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कथा और आख्यान जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसका जो मूल स्वरूप है उस पर भी बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा ही कवर करेंगे हम इसे, कि काव्य शास्त्र में जो भामा हैं, विभिन्न काव्य शास्त्री जैसे दंडी, भामा, आचार्य रुद्रट आदि हैं, तो उसी तरह भामा ने गद्य काव्य के दो भेद किए हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। और उन्होंने कथा कहा है कि जो कथा होती है वो कल्पित होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है। उसी तरह आख्यायिका जो होती है वो ऐतिहासिक तथ्यों को लेती है, ऐतिहासिक होती है, ऐसा भामा का कहना है। वहीं पे जो दंडी हैं वो कहती हैं ये सब एक ही जाति के हैं और जाति का नाम आख्यान है। मतलब आख्यान के दो पार्ट्स हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। ठीक है, तो कथा और आख्यान में जब आपको डिफरेंस आएगा तो आप कह सकते हैं कि दंडी के अनुसार आख्यान का ही पार्ट है कथा। ठीक है, और उसके बाद फिर अब इस पे हम आगे बात करते हैं कि आचार्य द्वारा निरूपित कथा के उदाहरण के रूप में, यानी जो आचार्य हैं अलग अलग, उन्होंने जैसे सुमंदु की एक रचना है वासवदत्ता। ठीक है, तो वासवदत्ता कथा का एक उदाहरण है। वहीं पे बाण भट्ट की जो रचना है कादम्बरी, बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी है, बाण भट्ट ने हर्षचरित भी लिखा है। तो कादम्बरी पर अगर आप देखें तो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कादम्बरी पर टिप्पणी करने को भी आ रखा है। तो कादम्बरी बहुत भूल भुलैया वाली, पूरी डिफरेंट कैरेक्टर्स की, मतलब कहानी के अंदर कहानी वाली एक स्टोरी है, जिसमें शुक होता है और इसमें मतलब कादम्बरी नाम की एक करेक्टर होती है और उस कादम्बरी की स्टोरी भी आधी कहानी आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो करेक्टर आती है जिसमें चंद्रपेड़ राजा होता है, शुकनास मतलब उसका मंत्री होता है और मंत्री का बेटा विषम पायन होता है। इसमें अलग अलग श्राप आदि की बातें कही गई हैं। महाश्वेता कहानी सुनाती है, महाश्वेता से पहले जबाली कहानी सुना रहे होते हैं, उससे पहले शुक। तो अलग अलग करेक्टर्स में कहानी ऐसा करके पूरी कादम्बरी की कहानी है। उसी प्रकार दंडी का 10 कुमार चरित है और इसमें 10 राजकुमारों की बात की गई है। तो ये सारी क्या है, आचार्यों ने कथा का नाम दिया है। कथा के भीतर कथा की योजना द्वारा पूरे विजन को किसी एक कथा संसार में रूपायित कर देना कथा प्रतिभा का ऐसा चमत्कार था जो अब तक संसार की किसी भी भाषा में संभव नहीं हुआ था। इसके पहले गुणान्य ने और कुछ दूर तक विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखी है, या गुणान्य ने जिन्होंने मतलब बृहद कथा वाली बात लिखी है, उसको लिखित रूप दिया है। तो छोटी छोटी कथाओं को एक दूसरे के भीतर डालकर नियोजित करके एक बड़ी कथा निर्मित करने का प्रयास किया था, जिसके केंद्र में कोई एक विषय होता था। पर किसी बड़े प्रकाशमान विजन के व्यक्ति के लिए एक के भीतर एक गुम्फित कथाओं द्वारा पर्याप्त बड़े आकार की पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली कथा का निर्माण बाण भट्ट ने कादम्बरी में किया। यानी इन सब में अगर कोई सफल हुआ तो वो बाण भट्ट सफल हुए थे, उन्होंने कादम्बरी की रचना की थी और उसमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। बाण भट्ट की दूसरी रचना है वो हर्षचरित की है। ठीक है, जिसमें उन्होंने श्री हर्ष जो राजा हैं उनके चरित्र का वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा बेसिकली उसमें की गई है। इसमें हर्ष के चरित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा बाण भट्ट के बाद जो है दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक पुरस्कार कथा की रचना की और जिसमें 10 राजकुमारों के अनुभव कथाएं अलग अलग वर्णित हैं, जिसने आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र कौन है, मगध राजकुमार है राजवाहन। ठीक है, और वो इन सबको जोड़ने का प्रयास करता है, पर ये कथाएं मिलकर किसी एक सुसंबद्ध कथानक का निर्माण नहीं करती हैं। कहा जा सकता है कि परस्पर भिन्न कथाओं को जोड़ने की दिशा में यह भी एक उल्लेखनीय प्रयास था, यद्यपि कादम्बरी की तुलना में ये कहीं नहीं ठहरता है। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के नाम से कादम्बरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया था, पर संरचना की दृष्टि से उसे भी कादम्बरी का विकास नहीं कहा जा सकता। तो किस प्रकार हम देखिए कथा की जो अलग अलग परंपराएं हैं और उसमें कौन सफल हुए थे कौन नहीं सफल हुए थे उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पता है क्या होता है कि 10वीं सदी तक धीरे धीरे संस्कृत को राजस्व प्रदान करने वाले हिंदू राज्य समाप्त हो गए। यानी कि जो संस्कृत प्रचलित थी, संस्कृत को जो सम्मान दिया जाता था, वैसे धीरे धीरे जब जैसे जैसे हिंदू राज्य खत्म होते गए, फिर उसके उसी के साथ क्या हुआ, संस्कृत काव्य की परंपरा भी कमज़ोर पड़ती गई। और संस्कृत के बाद फिर क्योंकि तुर्क और ईरानी जो लोग हैं वो भारत आ गए थे, जिनकी भाषाएं फारसी थी, तो फारसी केंद्र सत्ता में आ गई और काव्य रचना का माध्यम भी फारसी ही बन गई। पर देश की आम जनता का लगाव ना तो संस्कृत में था ना फारसी में। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तरी भारत की जनबोलियाँ साहित्य की भाषा बनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि आम जनता को ना संस्कृत आती थी और ना ही फारसी आती थी, और उसकी भाषा जो जनबोलियाँ जो लोग बोलते हैं आम भाषा उसमें थी। फिर इसी से क्या हुआ, गद्य के विकास के लिए जिस राजाश्रय की अपेक्षा होती है उससे जन भाषाएं लगभग 750 वर्षों तक वंचित रही। ठीक है, यानी कि इसी तरह टाइम बीतता गया और 750 वर्षों बाद जाके जो है वो
लोक भाषाओं में जन बोली में कथाएं गद्य रचना होने लगी। गद्य कथा का समुचित विकास मध्यकाल में नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा जो अगर आप मध्यकाल पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि मध्यकाल में मुगलों का शासन था। तो उसके बाद जब फिर आधुनिक काल आया था तब हमें देखते हैं नवजागरण आदि के माध्यम से फिर गद्य का विकास हमें देखने को मिलता है। और तो इसी के साथ ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप एग्ज़ाम में इस आंसर को लिखिए। मैं 100% गारंटी के साथ देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फर्स्ट चैप्टर टफ लगता है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर का, इस बुक का कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो बच्चों का छूट जाए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अच्छा होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लास्ट के चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना दी है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।